Great morning, students. I hope you all are fine. In previous video, I had discussed about the basic concepts related to networking. In today's video, we are going to discuss the remaining concepts. तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है that is protocol. प्रोटोकॉल रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स विच हैव टू बी फॉलोड फॉर कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट. देखो, अगर आप नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करा रहे हो तो आपको कुछ रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा ना. क्योंकि रूल्स क्यों फॉलो करने पड़ेंगे? क्योंकि जो डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करा रहे हो ज़रूरी थोड़ी ना है वो सेम कॉन्फ़िगरेशन की होंगी. अगर उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो वो जो रूल्स आप फॉलो करते हो उनको आप क्या बोलते हो? प्रोटोकॉल्स. तो इट इज़ एन एग्रीड अपॉन और स्टैंडर्डाइज मेथड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा एंड और इस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस. तो ये आपका क्या होता है? एक मेथड है जिससे आप डेटा के ट्रांसमिशन करते हैं या फिर आप इस्टेब्लिश करते हो कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस. अगर बहुत सारे डिवाइसेस के बीच में आप एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो तो उसको आप क्या बोल रहे हो? प्रोटोकॉल. तो पहला जो प्रोटोकॉल है आपके सिलेबस में दैट इज़ TCP/IP प्रोटोकॉल. देखो, TCP एंड IP दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, लेकिन ये जो वर्किंग है ना इनकी वो इकट्ठी है, इसलिए हमने TCP/IP लिखा है. एक्चुअल में बोथ दी प्रोटोकॉल्स आर डिफरेंट, दोनों का फंक्शनैलिटी भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों वर्क इन कंजंक्शन विद ईच अदर करते हैं, मतलब दोनों साथ में वर्क करते हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई इसको हम TCP/IP लिखते हैं. तो जो IP प्रोटोकॉल है दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. इट इज़ द प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग डेटा ओवर इंटरनेट. अगर तुमको इंटरनेट के थ्रू डेटा सेंड करना है तो जो आपका प्रोटोकॉल होगा वो ये वाला यूज़ होगा. आपको पता है, मैं ऊपर फर्स्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ कि व्हेनेवर योर डेटा इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. तो वो यही बोल रहा है कि सिंस डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स विद ईच हैविंग द डेस्टिनेशन एड्रेस. हमको पता है पैकेट के एंड में एक एड्रेस होता है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल की ड्यूटी होगी टू मेक श्योर दैट द पैकेट्स रीच देयर डेस्टिनेशन. तो IP का काम क्या है? ये देखना कि हर एक जो पैकेट है, क्योंकि देखो मैसेज तो ब्रेक हो गया, अब जाना सबको एक ही जगह है लेकिन जाएंगे सब राउटर के थ्रू. राउटर हो सकता है उनको अलग अलग पाथ दे दे, है ना. तो जा रहे हैं वो सारे अलग अलग जगहों से, और लेकिन मैसेज तो वो एक ही है ना, तो वो अपने डेस्टिनेशन पे रीच करे, ये किसका होगा? IP को ये चेक करना होगा. नेक्स्ट इज योर TCP की फुल फॉर्म होगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. इट इज़ अ प्रोटोकॉल विच इंश्योर्स दैट द डेटा पैकेट्स रिसीव्ड एट द डेस्टिनेशन आर अरेंज्ड इन करेक्ट सीक्वेंस और ऑर्डर. देखो, जब वो रिसीविंग एंड पे गए, हो सकता है फोर्थ पैकेट पहले पहुंचे और फर्स्ट पैकेट सबसे लास्ट में पहुंचे. मैसेज तो उल्टा हो गया, पर हमें तो वो नहीं चाहिए, हमें तो मैसेज बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में चाहिए. तो जो TCP प्रोटोकॉल होता है ये इंश्योर करता है कि जो डेटा पैकेट्स है रिसीव हो या डेस्टिनेशन में वो करेक्ट ऑर्डर या सीक्वेंस में अरेंज हो सके. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ ट्रांसमिशन चैनल बिटवीन द टू एंड्स फॉर द डेटा ट्रांसफ़र. इसके लिए ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फॉर प्रोवाइडिंग अ ट्रांसमिशन चैनल बिटवीन द टू एंड्स. दोनों कंप्यूटर्स के बीच में एक आपको चैनल प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है, ताकि आराम से आप ट्रांसफरिंग हो सके डेटा. TCP एंड IP प्रोटोकॉल वर्क टुगेदर एंड आर हैंस रेफर टू एज TCP/IP प्रोटोकॉल विच इज़ द बेसिस ऑफ डेटा ट्रांसफरिंग ऑन इंटरनेट. तो एक्चुअल में जो आपका प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो यही होता है, इसीलिए, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वर्क टुगेदर करते हैं. सेकेंड जो प्रोटोकॉल है डियर वो है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी SMTP प्रोटोकॉल. इट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट चेक्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ईमेल एंड देन डायरेक्ट्स इट्स ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट टू द रिसीवर एंड. ये प्रोटोकॉल यूज़ कहाँ होता है? ये ईमेल में यूज़ होता है. जब भी आपकी मेल होती है सेंड तो ये उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करता है, ठीक है, चेक करता है कि जेन्युइन मेल है या नहीं है, और फिर उसको डायरेक्ट कर देता है उसका ट्रांसफ़र रिसीवर की साइड पे. प्रोसेस जो है उसका वो कुछ इस ढंग से होता है. सबसे पहले क्या होता है? सेंडर्स ईमेल क्लाइंट जैसे आउटलुक है, जीमेल है, यूजेस दी SMTP. सेंडर का ईमेल क्लाइंट कौन है? ईमेल क्लाइंट तो मैं ही हूँ. मैंने अगर अपना अकाउंट बना रखा है तो आई एम एन ईमेल क्लाइंट. तो सेंडर का जो ईमेल क्लाइंट है जैसे आउटलुक है, जीमेल है, वो SMTP को यूज़ करेगा टू सेंड अ मैसेज टू द मेल सर्वर, ताकि वो किसी भी मेल सर्वर को मैसेज सेंड कर सके. द मेल सर्वर अगेन यूजेस द SMTP टू फॉरवर्ड द ईमेल टू द करेक्ट मेल सर्वर एट द रिसीवर और रेसिपिएंट्स एंड. ठीक है, तो अब आगे क्या है आपका डियर? द मेल सर्वर अगेन यूजेस द SMTP टू फॉरवर्ड द ईमेल टू द करेक्ट मेल सर्वर एट द रिसीवर और रेसिपिएंट्स एंड. रिसीवर के एंड पे कि वो सही मेल सर्वर पे जाए, ठीक है, तो वो अगेन क्या है? SMTP को यूज़ करेगा. If the domain of receiver's address is directly connected to the server, then the email is immediately
delivered, otherwise it is forwarded to another server which is in the range of receiver domain. वो बोल रहा है कि अगर जो रिसीवर का एड्रेस है वो सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो उसी टाइम डिलीवर हो जाएगी, नहीं तो वो क्या होगी, रिसीवर के डोमेन में जो सर्वर उसको प्रोवाइडेड होगा वो सर्वर में जाएगी. अगर सर्वर डाउन है रिसीवर का या बिजी है तो सर्वर उस मेल को स्टोर कर लेता है एंड रीट्राइज टू सेंड इट periodically. Still after attempt जो सेंडिंग फेल हो जाती है, then the sender server is informed about the unsuccessful delivery, which then sends the undelivered alert to the sender. In case no issues with the receiver server, the email is delivered to the रिसीवर. अगर कोई इशू नहीं है तो उनको डिलीवर हो जाती है. नेक्स्ट आता है आपका POP3. POP3 का फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3. POP भी आपका डिलीवरिंग ईमेल के लिए यूज़ होता है. ये रिसीव करता है, होल्ड करता है ईमेल अंटिल द रिसीवर पिक्स इट अप. देखो जब रिसीवर ने कनेक्ट किया मेल सर्वर से टू रिसीव हिज और हर मेल, द मैसेजेस आर डाउनलोडेड फ्रॉम द मेल सर्वर एंड स्टोर्ड ऑन यूजर्स हार्ड डिस्क. मतलब जैसे ही उसने मांगी अपनी मेल तो वो डाउनलोड हो जाती है और हार्ड डिस्क पे आ जाती है. POP also allows the user to open his or her mail account to check any email sent from any computer at any other location. तो POP आपको अलाउ कर देता है कि आप यूज़र को अलाउ करता है कि वो ओपन कर सकता है अपना अकाउंट, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर से किसी भी लोकेशन से. इसमें क्या है, इसमें सिंपल आपकी जैसे ही आपके पास मेल आई तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो अपनी हार्ड डिस्क पे. SMTP पे ऐसा नहीं है. SMTP के अंदर क्या है कि आपका जो मेल है पहले वो सर्वर के बाद बहुत सारे सर्वर हैं. सेंडर के पहले सेंडर सर्वर में जाएगी मेल, उसके बाद फिर वो रिसीवर के सर्वर पे जाएगी, रिसीवर के सर्वर से फिर आप उसको क्या है एसेस करोगे. ये चीज़ है SMTP में. नेक्स्ट आता है आपका HTTP. HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज़ द अंडरलाइंग प्रोटोकॉल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. www पे यही आपकी प्रोटोकॉल है. इट डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड ऑन द इंटरनेट एंड व्हाट एक्शंस आर टू बी टेकन बाय द ब्राउजर एंड सर्वर. ये डिफाइन कहता है कि कैसे मैसेजेस जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं और कौन से जो एक्शंस है वो लेने हैं ब्राउज़र और सर्वर ने. HTTP जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो करता है, जहाँ पे ब्राउज़र आपका क्लाइंट होगा और वेब सर्वर जो है वो वेबसाइट होगी. व्हेन वी टाइप URL ऑफ अ वेबसाइट, जो ब्राउज़र है वो HTTP को यूज़ करता है टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर. अब यहाँ से आपकी एक्चुअल बात स्टार्ट होती है. जब आपने जैसे yahoo.com लिखा तो अब ब्राउज़र जो है HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है, वेब सर्वर जो है प्रोसेस करता है एक रिक्वेस्ट को, उस रिक्वेस्ट को, और फिर HTTP का ही यूज़ करता है कि आपको जो कंटेंट है जो आपने मांगा था वो ब्राउज़र को दे दे. ठीक है, तो जैसे मान लो आपने cbse.nic.in लिखा, इंडिकेट्स दैट दिस इज़ द वेबसाइट एक्सेस यूजिंग HTTP. क्योंकि मैंने यहाँ CBSE से पहले HTTP लिख दिया ना, तो यहाँ से पता चल जाता है कि जो प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ HTTP. विद HTTP प्रोटोकॉल द टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्लोज फ्रॉम सर्वर टू ब्राउजर डायरेक्टली विदाउट एनी इंक्रिप्शन, विच मीन्स इट कैन बी इजीली स्टोलन. तो HTTP में प्रॉब्लम क्या है कि जब आपकी इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है सर्वर और ब्राउज़र के बीच में तो वो इनक्रिप्टेड नहीं है, उसकी ऑथराइजेशन मतलब ऑथेंटिक नहीं है. मतलब एक टाइप से ये लगा सकते हो, कोई भी उसको ना हैक कर सकता है, ये लगा लो. तो इसीलिए उसको ओवरकम के लिए एक नया प्रोटोकॉल आता है विच इज़ HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और उसके आगे सिक्योर लिख देते हैं. HTTP प्रोटोकॉल जो है इनक्रिप्ट नहीं करता है डेटा को, सो अ सिक्योर एक्सटेंशन वॉज क्रिएटेड जिसको आप HTTPS बोलते हो. HTTPS इज अ प्रोटोकॉल यूज टू इंश्योर सेफ एंड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द वेबसाइट बाय इनक्रिप्टिंग द डेटा. HTTPS क्या है, एक प्रोटोकॉल है जो इंश्योर करती है सेफ एंड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द वेबसाइट बाय इनक्रिप्टिंग डेटा. ठीक है, कि आपका डेटा इनक्रिप्टेड होगा तो अब अगर कम्युनिकेशन चल भी दिया तो कोई थर्ड एंड पार्टी जो है उसको समझ नहीं सकता, रीड कर सकता है पर समझ नहीं आएगा. इंक्रिप्शन मीन्स दैट द टू पार्टीज कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर अग्री अपॉन अ कोड. इंक्रिप्शन का मतलब क्या है कि उन दोनों पार्टीज ने कोड के ऊपर एग्री किया. दिस कोड इज देन यूज टू ट्रांसलेट देयर कम्युनिकेशन इन एन आर्बिटरी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स विच इज नॉट अंडरस्टूड बाय द थर्ड पार्टी. तो इंक्रिप्शन का मीनिंग क्या रहता है कि जो दो पार्टीज कम्युनिकेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, वो किसी कोड के ऊपर डिसाइड कर लेंगी, फिर जो उनका मैसेज होगा वो उस कोडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाएगा एंड इसीलिए वो थर्ड पार्टी को समझ नहीं आएगा. ओनली द सेंडर एंड रिसीवर आर एबल टू डिकोड कम्युनिकेशन, हेंस डेटा रिमेन सिक्योर. क्योंकि सिर्फ सेंडर और रिसीवर को समझ में आता है तो डेटा आपका सिक्योर रहेगा. जो SSL है, सिक्योर सॉकेट लेयर, सर्टिफिकेट्स हेल्प क्रिएट अ सिक्योर एंड एनक्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन द सर्वर एंड ब्राउजर. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिक्योरिटी आती कैसे है, तो ये जो तरीका यूज़ किया जाता है वो है SSL का.
ये आपको एक इंक्रिप्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन लगती किसकी हेल्प से है? SSL की हेल्प से, सर्वर और ब्राउजर के बीच में। दिस इंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन इज इनक्रिप्टेड एंड कनेक्शन इज सेफ सो दैट हैकर्स कैन नॉट स्टील योर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होगी, क्योंकि वो अब इनक्रिप्टेड है तो हैकर उसको स्टील नहीं कर सकता। डायग्राम आप देख सकते हैं, एक क्लाइंट है, उसने HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करी सर्वर को। जब HTTP यूज़ किया तो अनसिक्योर जो था, इनसिक्योर कनेक्शन रहा आपका, लेकिन जब क्लाइंट ने HTTPS का यूज़ किया तो जो कनेक्शन बना आपका वो सिक्योर हो गया। अगर आपको क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS, तो वो कुछ इस ढंग से रहेगा, इट इज़ अ सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी सिक्योरिटी फीचर। लेकिन HTTPS में यू विल बी एबल टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन विद सिक्योरिटी फीचर। इट इज़ यूजफुल फॉर सेंडिंग नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली जब आप सिक्योरिटी फीचर नहीं लगा रहे तो नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ही होगी। It is used for transferring sensitive information. It is generally used for blogs, entertainment information. तो वो किस लिए यूज़ होता है? ब्लॉग्स या कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। It is used for exchanging information such as login details, payment details. जब आप पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज़ HTTPS. It does not require any additional technology for data exchange transfer. HTTP में जब कुछ कर ही नहीं रहे तो एडिशनल टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। इसको SSL सर्टिफिकेट्स चाहिए, बिकॉज आप HTTPS को तो SSL की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको SSL के सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है। नेक्स्ट वो जो था आपका टॉपिक था अबाउट प्रोटोकॉल्स, जो आपके सिलेबस में थे। नेक्स्ट आता है आपका रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो रिमोट लॉगिन क्या करता है? इट अलाउज अ यूजर टू कनेक्ट हिज और हर कंप्यूटर टू अनदर रिमोट कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क एज इफ द कंप्यूटर वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। उसको आप रिमोट लॉगिन बोलते हो। लॉगिन क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है एक यूज़र को कि वो कनेक्ट कर सकता है अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से रिमोटली, मतलब दूर से, एज इफ द कंप्यूटर वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। लगेगा ऐसा कि साथ में पड़े हुए आपस में कनेक्शन है, तो ऐसा जो कनेक्शन होता है उसको आप रिमोट लॉगिन बोलते हो। रिमोट लॉगिन में होता है कि मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ, आप कहीं और बैठे हो, हम बहुत दूर दूर बैठे हैं, लेकिन स्टिल मैं आपके कंप्यूटर को यूज़ कर पा रही हूँ। मैं आपके कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर में खोल लूँगी, ठीक है। तो ये क्या है? रिमोट लॉगिन है। तो पहला जो था वो टेलनेट था। टेलनेट जो है कमांड लाइन प्रोटोकॉल है। कमांड लाइन का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, तो ठीक है। विच अलाउज द यूजर टू कनेक्ट टू अ रिमोट कंप्यूटर। ये अलाउ कर देता है किसी क्लाइंट को कि वो एक रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता है TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ करके। The client needs to have an account with the host in order to access the data on the host, ठीक है। क्लाइंट के पास एक अकाउंट होना चाहिए in order to access data. Once the connection is established, the client becomes a virtual terminal to the host, after which two-way communication is permitted between the client and the host. वो बोलता है कि एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो क्लाइंट के पास एक वर्चुअल टर्मिनल बन जाता है, आफ्टर विच टू-वे कम्युनिकेशन इज परमिटेड, ठीक है। तो वो दोनों तरफ से डेटा जो है आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। टेलनेट ऑल्सो अलाउज अ यूजर टू इंटरैक्ट विद द प्रोग्राम दैट इज रनिंग ऑन दी होस्ट। तो होस्ट ने अगर कोई प्रोग्राम चला रखा है तो वो क्लाइंट देख सकता है, क्लाइंट का जितना भी कंप्यूटर का मटीरियल है वो होस्ट देख सकता है। ड्रॉबैक क्या है? ऑल द इन्फॉर्मेशन इज सेंड इन क्लियर टेक्स्ट विच मे लीड टू कैप्चरिंग एंड मिस यूज ऑफ पासवर्ड्स बाय हैकर। तो वो ये बोल रहा है कि क्लियर टेक्स्ट में डेटा जा रहा है, कोई इसमें इंक्रिप्शन नहीं है, तो उसको कोई भी रीड कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी FTP। FTP एक प्रोटोकॉल है जो कि वाइडली यूज्ड होता है जब आपको ट्रांसपोर्ट करनी होती है लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल्स ओवर द इंटरनेट। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ठीक है। कुछ भी इस ढंग का आपने सेंड करना है तो आप FTP का यूज़ कर सकते हो। FTP डज नॉट एनक्रिप्ट द इन्फॉर्मेशन बीइंग रिसीव्ड एंड सेंट बिटवीन द होस्ट एंड क्लाइंट, सो इट कैन बी कैप्चर्ड बाय हैकर्स। अगेन इसमें इंक्रिप्शन मेथड नहीं है तो ये सेफ नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है सिक्योर शेल। तो सिक्योर शेल जो है वो SSH है। इट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड सिक्योर रिमोट लॉगिन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो ये आपको रिमोट लॉगिन प्रोवाइड कर देगा सिक्योर वाला। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन एंड डेटा इंटीग्रिटी टू इंश्योर नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, डेटा इंटीग्रेशन, सब कुछ। इट इज़ अ सिक्योर ऑल्टरनेटिव टू द नॉन प्रोटेक्टेड लॉगिन प्रोटोकॉल्स एंड द इनसिक्योर फाइल ट्रांसफर मेथड। ये एक सिक्योर ऑल्टरनेटिव रहेगा आपका टू नॉन प्रोटेक्टेड लॉगिन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। कि अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इट इज़ कैपेबल ऑफ सिक्योरिंग कमांड शेल टू एडिट द फाइल्स एंड असेस कस्टमर्स डेटाबेस फ्रॉम रिमोट लॉगिन। ये किस चीज़ के लिए कैपेबल है कि आप कमांड शेल को एडिट कर सकते हो सिक्योरली। इट कैन ऑल्सो सिक्योर फाइल ट्रांसफर एंड ऑथेंटिकेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो आप इससे अपना यूज़र नेम, ID, पासवर्ड ये सब भी सिक्योर करा सकते हो, ऑथेंटिकेशन करा सकते हो, और जो आपकी फाइल्स हैं उनका सिक्योर कर सकते हो ट्रांसफ़र।
नेक्स्ट आता है आपका SFTP. इट इज़ अ सब सिस्टम ऑफ सिक्योर शेल प्रोटोकॉल. इट इज़ अ सेपरेट प्रोटोकॉल लेयर्ड ओवर द सिक्योर शेल प्रोटोकॉल टू हैंडल फाइल ट्रांसफर. इसका काम सिर्फ फाइल ट्रांसफरिंग में होगा. इट एनक्रिप्ट्स बोथ द यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड द डेटा बीइंग ट्रांसफर. तो जो भी डेटा आपका ट्रांसफर होगा उसको ये इनक्रिप्ट कर देगा. इट यूजेज द सेम पोर्ट एज द सिक्योर शेल सर्वर, एलिमिनेटिंग द नीड टू ओपन अनदर पोर्ट ऑन द फायरवॉल. ठीक है, सेम पोर्ट का यूज कर लेता है. यूजिंग दिस ऑल्सो अवॉइड्स द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इश्यूज. ये वर्ड्स थोड़े बड़े बड़े हैं तो आप इनको बस ऐसे याद रख लीजिए कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो करनी होती है जब नेटवर्क पे आपका डेटा जाता है तो बहुत सारी एड्रेस ट्रांसलेशंस होती हैं, तो ये उसको भी अवॉइड करा देता है. नेक्स्ट आता है आपका सिक्योर कॉपी. तो इट अलाउज द कॉपिंग ऑफ फाइल्स बिटवीन द यूजर्स कंप्यूटर एंड अ रिमोट कंप्यूटर. ये आपको अलाउ कर देता है कि आप कॉपी कर सकते हो फाइल्स को यूज़र के कंप्यूटर और रिमोट कंप्यूटर के बीच में. इट यूजेज द SSH प्रोटोकॉल फॉर अ डेटा ट्रांसफर एंड यूजेज द सेम ऑथेंटिकेशन मेथड एज SSH. इसका ऑथेंटिकेशन मेथड भी सेम है और डेटा ट्रांसफरिंग मेथड भी सेम है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द सेम सिक्योरिटी एज SSH. इसके मोस्टली जो फीचर्स है सेम है, लेकिन इसका काम क्या है, कॉपिंग करना. नेक्स्ट आपका आता है वर्ल्ड वाइड वेब. जो वर्ल्ड वाइड वेब था, इट कॉमनली नोन एज द वेब, इज अ पूल ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट. जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको आप क्या बोलते हो, वेब. ये एक पूल ऑफ इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट. तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि वेब में क्या होता है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है इंटरनेट के ऊपर वो यही है. इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी आपको बताया था, रूल्स जो गवर्न करते हैं. फिर दीज रिसोर्सेज जो है इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ और URL से आप इन्हें असेस कर सकते हो. टिम बर्नर-ली ने बनाया था 1989 में. ये तो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे. ये जो फीचर्स थे ये नहीं बताए थे, इसलिए ये टॉपिक मैंने दोबारा ऐड किया था. फीचर क्या है इसके, क्विक एंड ईजी रिट्रीवल. द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट हैज़ बिकम सो लार्ज दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू सर्च द इन्फॉर्मेशन. www मेक्स रिट्रीवल ईजी एंड क्विक. तो www से ईजी हो जाता है इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना. बेटर नेविगेशन. इट इज़ अ सर्च टूल दैट हेल्प्स यू टू फाइंड एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ वेबसाइट यूजिंग लिंक्स टू अदर साइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स. तो एक सर्च टूल होता है जो हेल्प करता है कि तुम फाइंड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को. एंड मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स. इट लेट्स यू सर्च एंड ट्रैवर्स एंड यूज़ मैनी टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विच में बी ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन. तो ये आपको सर्च करने में हेल्प करता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हर टाइप की. ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 था. एक्चुअली आपकी इस यूनिट में 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, तो ये पार्ट 1 था जिसमें मोस्टली प्रोटोकॉल्स और इंटरनेट की जो थ्योरी होती है वो होता है. सेकंड जो पार्ट है वो इजी है एज कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट. ठीक है, सेकंड भी इजी है, थर्ड भी ठीक ठीक है. तो सेकंड तो अच्छे से पढ़ लेना, इसमें तो क्वेश्चन आता है, बहुत इजीली कर सकते हो. सेकंड पार्ट की हेडिंग ये है सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. ठीक है, तो पहली जो सर्विस आपको कौन सी देता है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल. तो information retrieval is the activity of obtaining information resources relevant to an information need from a collection of information resources. Information retrieval का मतलब क्या है, information निकालना. तो information को तुम obtain कर रहे हो, ठीक है, resource obtaining is the activity of obtaining information resources relevant to an information need from a collection of information resources. मतलब बहुत सारी information की resources है, तो उसमें से जो तुमको required है अगर तुम उसको निकाल रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, information का retrieval. So the process of exploring and retrieving the information from the internet is known as net surfing. तो अगर तुम explore कर रहे हो, retrieve कर रहे हो उस information को, तो आप उसको क्या term use करोगे, net की surfing. For retrieving information from the internet after connecting the PC to the internet one requires a browser. वो बोलता है for retrieving information from the internet आफ्टर कनेक्टिंग द PC टू द इंटरनेट. फॉर अगर आपको इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आपको एक ब्राउज़र चाहिए होगा. आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ब्राउज़र से कनेक्ट करोगे. ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन है बाय विच वन कैन एक्सेस द इंटरनेट एंड रिट्रीव डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट. ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिससे आप एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट को और रिट्रीव कर सकते हो डेटा. जैसे फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी. यू मे नीड टू स्पेसिफाई यूनिक एड्रेस नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL ऑफ द वेब पेज इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउज़र. तुमको URL डालना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को असेस कर सकते हो. ड्रॉबैक्स क्या है ऑफ सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. पब्लिशर जो है इन्फॉर्मेशन का एनोनिमस हो एंड सोर्स जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं हो सकता. एनीवन कैन पब्लिश एनीथिंग विदाउट बीइंग वेरीफाइड. देयरफॉर इंटेंशनल या फिर अनइंटेंशनल मिस्टेक्स जो है वो डिटेक्ट नहीं हो सकती इंटरनेट पे.
नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? इट कैन बी सेड टू बी अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम थ्रू द इंटरनेट दैट सर्चेस डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स फॉर कीवर्ड्स एंड रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ फाइल्स कंटेनिंग दोज कीवर्ड्स। सर्च इंजन क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इंटरनेट पे जो सर्च करता है डॉक्यूमेंट्स को और कीवर्ड्स को। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन जो है वो गूगल है आपका, याहू, MSN, AOL, ask.com, एलेक्सा, अल्ता विस्ता, ये सारे आपके सर्च इंजन है, नेम आपको पता होने चाहिए। इट अलाउज यू टू डायरेक्ट योर सर्च टू ऑल द पब्लिक मटेरियल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अलाउ क्या करते हैं कि आप सर्च कर सकते हो जो भी चीज़ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है उसको, इसमें चाहे इंटरनेट की डिस्कशन हो, ग्रुप हो, न्यूज़ ग्रुप हो या वेबसाइट्स हो। लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन साइट्स यूजिंग सर्च इंजन, तो मोस्ट इन्फॉर्मेशन इज फाउंड ऑन द इंटरनेट बाय यूटिलाइजिंग अ सर्च इंजन। ठीक है, ये एक टॉपिक था कि सर्च इंजन को यूज़ करके तुम इंफॉर्मेशन को लोकेट करते कैसे हो। तो इसमें यह है कि मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है वैसे तो वो सर्च इंजन की हेल्प से निकलती है। सर्च इंजन क्या है? एक वेब सर्विस है दैट यूजेस वेब रोबोट्स। अब वो किसको यूज़ करता है? सर्च इंजन वेब रोबोट्स को यूज़ करता है जो क्वेरी करते हैं। क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन। क्या करते हैं? क्वेरी करते हैं मिलियंस ऑफ पेजेस को ऑन द इंटरनेट एंड क्रिएट्स एन इंडेक्स ऑफ दोज वेब पेजेस। ठीक है, जो बहुत सारे वेब पेजेस आपके पड़े हुए हैं उनको वो देखेगा और एक इंडेक्स बना लेगा। इंटरनेट यूजर्स कैन देन यूज दीज सर्विसेज टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो इस वाली इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ कर लेता है टू सर्च अ वेबसाइट। आपको करना क्या है? किसी भी वेब ब्राउज़र पे क्लिक करें, डोमेन डालें, उसका होम पेज जो है गूगल का डिस्प्ले हो जाएगा, उस वर्ड को टाइप कर लो जो तुमने सर्च करना है, फिर डिज़ायर्ड सर्च इंजन आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, द वेबसाइट विल ओपन एंड पेज विल बी डिस्प्लेड। जब इतने सारे लिंक्स आपके आए, जो भी लिंक आपको ठीक लगे आप उस पर क्लिक करें एंड वो ओपन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है फाइंडिंग पीपल ऑन नेट। There are many search engines that can help to search an individual's name, email address, mobile number and other information। बोलता है बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जिससे आप एक इंडिविजुअल का नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अदर इन्फॉर्मेशन जो है सर्च कर सकते हो। जैसे वाइट पेजेस है, जावा सर्च है, आस्क का नेम है, पीपल फाइंडर्स है। इन सब से क्या हो रहा है कि आप इंटरनेट के ऊपर लोगों को सर्च कर सकते हो। तो स्टेप क्या है? अगर आपको सर्च करना है, कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करो और इनमें से किसी का भी डोमेन डाल लो। जैसे मान लो मैंने आस्क का नेम में डाल लिया, होम पेज ओपन होगा, टाइप द नेम ऑफ द पर्सन यू वांट टू सर्च इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर। जिस पर्सन का आपको नेम सर्च करना है उसका नेम डालिए एंड प्रेस कर दीजिए एंटर। लिस्ट ऑफ पर्सन विद द रिक्वेस्टेड नेम अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ एंड गूगल ID विल अपीयर। तो लोगों के जो पर्सन है उनका आपका फोटोग्राफ वगैरह के साथ पूरी उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस वजह से आप लोगों को भी सर्च कर सकते हो। लास्ट जो आपका पार्ट 3 है दैट इज़ रिलेटेड टू वेब सर्विसेज। तो पहले जो वेब सर्विस आपको मिलती है दैट इज़ चैट। चैटिंग आपको पता ही है, एक टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन है जो लाइव हो सकती है, रियल टाइम में ही होती है ना। आप लोग चैटिंग करते हो तो जब आप समवन से चैट कर रहे हो तो आप उसको टाइप करते हो कोई भी टेक्स्ट और वो उसका रिप्लाई कर देता है इमीडिएटली। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन सच एज ईमेल वेयर इट कुड बी अ कपल ऑफ आवर्स, डेज और वीक्स टू रिसीव अ रिस्पॉन्स। दूसरे उन चैटिंग मेथड से बेटर है ना। ईमेल में भी टाइम लगता है तो ये फास्ट होती है। वन कैन चैट थ्रू एन इंस्टेंट मैसेंजर, चैट रूम और चैट वेबसाइट। तरीके बहुत सारे हैं, चाहे आपको इंस्टेंट मैसेंजर यूज़ कर लो जैसे व्हाट्सएप है, नहीं तो कोई चैट रूम बना लो, चैट वेबसाइट ले लो। चैट रूम्स क्या होते हैं? प्लेसेस होते हैं यूजुअली डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक और शेयर्ड इंटरेस्ट। चैट रूम्स में क्या होता है? जिन लोगों का एक ही टाइप में इंटरेस्ट होता है ना, वहाँ पर आप चैट रूम बना लेते हो, फिर सारे आपस में बातें कर लेते हो। ठीक है, अगर आप इंस्टेंट मैसेंजर्स का यूज़ कर रहे हो वो तो आपकी जैसे व्हाट्सएप है, स्काइप है, गूगल टॉक है, वो तो आपको पता ही होगा। अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट चैट आप जो है वॉइस चैट भी कर सकते हो, वो आपको पता ही है। देयर आर 2 बेसिक मोड्स ऑफ चैटिंग। पहला होता है आपका टेक्स्ट बेस्ड और दूसरा होता है ऑडियो वीडियो। टेक्स्ट बेस्ड के अंदर तो आप क्या है कि आप टेक्स्ट मैसेजेस टाइप कर रहे हैं एंड देन यू आर चैटिंग। वीडियो के अंदर क्या है? आप ऑडियो एंड वीडियो जो है उसका यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द इंटरनेट चैटिंग के लिए। नेक्स्ट आता है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या करता है? वो कंप्यूटर का यूज़ करता है, ठीक है, कैमरा का, स्पीकर का, माइक्रोफोन का, टू कंडक्ट अ लाइव कॉन्फ्रेंस बिटवीन 2 और मोर पीपल। ठीक है, एक तो आपको कंप्यूटर चाहिए, कैमरा चाहिए, स्पीकर्स का यूज़ करोगे, माइक्रोफोन लगाओगे, ठीक है, पूरा सिस्टम बना के फिर आप जो है लाइव कॉन्फ्रेंस कर सकते हो लोगों के बीच में। ये आपका ऑडियो एंड वीडियो टेली कम्युनिकेशन यूज़ करेगा टू ब्रिंग पीपल एट डिफरेंट साइट्स टुगेदर फॉर अ मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन ऑल्सो बी यूज टू शेयर डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर डिस्प्लेस इन्फॉर्मेशन एंड इवन वाइट बोर्ड्स। ठीक है, तो आप
डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर सकते हो, वाइट बोर्ड वगैरह भी शेयर कर सकते हो इसमें। एडवांटेजेस क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखो ऑडियो एंड वीडियो यूज़ हो रही है तो ऑब्वियसली इफेक्टिव है। No time constraint. The participants at different locations and in different time zones can work on the same project simultaneously, thus minimizing the delay which generally occurs due to communication gap. जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना अलग अलग जगहों के और अलग अलग टाइम जोन में, वो एक ही टाइम पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट एंड टाइम सेविंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेव्स टाइम एंड मनी, ऐसे पार्टिसिपेंट्स को ट्रैवल तो करना ही नहीं है कहीं पे। अगला आता है डिसएडवांटेज। सक्सेसफुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको बहुत अच्छा डेडिकेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चाहिए। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहेंगी तो उनका आपका ध्यान रखना पड़ेगा और उसी टाइम पे आपकी कॉल इंटरप्ट हो जाएगी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए। स्लाइड डिले अगर रिस्पॉन्सेज के बीच में आ जाए तो जो फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन होता है वो डिसरप्ट होता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। हाँ अच्छा ओके, मैंने ना आपको पीछे एक चार्टिंग का टॉपिक करवाया था तो यहाँ पे उसके एडवांटेजेस हैं। ये आई थिंक पेज का ठीक से नहीं लिया मैंने वो फोटो, तो ये एक टॉपिक था एडवांटेजेस ऑफ चार्ट, ये मैं आप बता देती हूँ। पीछे हमने चार्ट की टाइप्स वगैरह तो पढ़ ली थी, ये चार्टिंग होती है। देखो चार्ट की एडवांटेज क्या, इट इज़ एन ईजी वे टू बी इन कॉन्टैक्ट विद नियर एंड डियर वंस। ऑब्वियसली चार्टिंग इजी मेथड है, इनएक्सपेंसिव मेथड है टेलीफोन कॉल से। चार्ट सेशंस कैन बी रिकॉर्डेड। मैनी बिजनेस वेबसाइट्स प्रोवाइड द चार्ट फैसिलिटी टू देयर कस्टमर्स फॉर इंस्टेंट फीडबैक और टेक्निकल सपोर्ट। डिसएडवांटेज क्या रहेगी, चार्टिंग कैन मेक लूज ट्रैक ऑफ टाइम। ये होता है कई बार इतना चैटिंग करते हैं हमें पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द अदर पर्सन विद हुम वन इज चैटिंग वुड अंडरस्टैंड करेक्टली द इंटेंट ऑफ एनी रिमार्क मेड। हमें उसके इंटेंट समझ में नहीं आता कई बार। वन मस्ट बी केयरफुल टू नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर पीपल इन्वॉल्व इन द चैट। दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है। वाइल चैटिंग विद स्ट्रेंजर्स वी शुड बी वेरी केयरफुल एज द स्ट्रेंजर माइट ट्रिक अस इनटू शेयरिंग सम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विच ही शी माइट यूज अस टू हार्म, है ना। तो बहुत सोच समझ के बात करनी है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है आपका ई लर्निंग। ई लर्निंग की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू डिलीवर एजुकेशनल ट्रेनिंग कंटेंट टू दी लर्नर। ये क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करेंगे टू डिलीवर एजुकेशनल ट्रेनिंग कंटेंट टू दी लर्नर्स। अगर लर्नर्स को ट्रेन करना है तो आप उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करेंगे। ई लर्निंग अलाउज वन टू लर्न एनीवेयर एंड यूजुअली एट एनी टाइम एज लॉन्ग एज वन हैज़ प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर। ये आपका अलाउ कर देता है कि आप लर्न कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है, किसी भी टाइम पर भी आप लर्न कर सकते हो। ई लर्निंग कैन बी इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। एसेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ नॉलेज डेटाबेस। सबसे पहले क्या होगा, आप वर्ल्ड वाइड वेब से क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन एसेस कर सकते हो गूगल पे जाके, सिंपल सी बात है। स्टूडेंट्स कैन स्टडी फ्रॉम एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, जैसे कुछ ऐप्स वगैरह है बाइजू की या सीडीज से। लर्निंग कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन रियल टाइम विद अ लाइव इंस्ट्रक्टर। एक लाइव इंस्ट्रक्टर होता है, आजकल आपको पता ही है, वो वीडियो बन रही होती है तो, है ना, वो बोलता है और सारे आपकी वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो एडवांटेजेस, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेव टाइम। नो टाइम इज लॉस्ट इन ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट कॉलेजेस। कॉलेज वगैरह नहीं जाना, टाइम सेव हो रहा है। Learning 24/7. A learner can learn at his own pace and also learn at the time and convenient to him, जो उसको time convenient है उसी पे. It makes tracking of course progress easy. Learning management system makes it easy to track the ठीक है, prove progress for staff, learners. अगला आता है डिसएडवांटेज। मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन असेसमेंट्स आर ऑब्जेक्टिव विच डू नॉट लेट द स्टूडेंट्स एक्सप्लेन हिज और हर व्यू पॉइंट। ऑब्जेक्टिव में नहीं इतना पता चलता कि उसको समझ आया या नहीं आया। ई लर्निंग डज नॉट प्रोवाइड हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, बस सुनते सुनते हैं हम। इट गिव्स द फैसिलिटी ऑफ सेल्फ पेस्ड लर्निंग विच समटाइम हैज़ अ बिग डिसएडवांटेज। हम अपने हिसाब से सोच तो लेते हैं हम पढ़ाई करेंगे, पर हम लैग कर जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है डियर, दैट इज योर ई बैंकिंग। ई बैंकिंग की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग इज सिंपली द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर डिलीवरी वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर बैंक की बहुत सारी सर्विसेज अगर आपने यूज़ करनी है तो आप ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। Through e-banking, a customer can access his account and conduct several transactions using his computer or mobile phone, ठीक है। अगर आप e-banking का यूज़ कर रहे हो तो वो अकाउंट वगैरह को आप यूज़ कर सकते हो। ATM एक e-banking का डिवाइस है विच हेल्प्स अस विड्रॉ कैश विदाउट हैविंग टू गो टू
बैंक, बिना बैंक में जाए आप क्या कर सकते हो, बिना बैंक में जाए आप क्या कर सकते हो, कैश को विड्रॉ कर सकते हो। Funds can also be transferred using EFT, that is electronic fund transfer method, from one bank account to another, और e-wallets like Paytm। तो वो बोलता है कि जो आपके फंड्स हैं ना वो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो यूजिंग EFT। एडवांटेज क्या है, देखो फ़ायदा तो यही है, कन्वीनियंस है, कंफर्टेबल है, आपको बैंक नहीं जाना, 24/7 की आपको फैसिलिटी मिल रही है, कॉस्ट इफेक्टिव है एज द पोस्टेज एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड, है ना, लेसर एरर एंड फास्टर, सर्विस रिक्वेस्ट एंड ट्रांजेक्शंस आर डेल्ट इलेक्ट्रॉनिकली, सो देयर इज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर एंड द ट्रांजेक्शंस आर ऑल्सो डन फास्टर एंड इफेक्टिवली। कंप्यूटर कर रहा है तो गलतियाँ कम ही होंगी, लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस पे है, कोई पर्सनल इंटरेक्शन ही नहीं है बैंक स्टाफ और कस्टमर के बीच में, तो कस्टमर को कभी कोई अगर एडवाइस चाहिए तो वो मिलेगी ही नहीं। सिक्योरिटी थ्रेट है, हैकिंग हुई अकाउंट की तो आपका सारा डेटा, आपका सारा अमाउंट चला जाएगा। इट इज़ इंजॉयड ओनली बाय अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू इलिटरेसी एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो लिटरेट लोग नहीं हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, एंड जिनका पास ये वाईफाई और ये सब की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है नेट का, तो फिर वो कहाँ से यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आता है ई शॉपिंग। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मीन्स बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ सेलर ओवर द इंटरनेट। अगर तुम गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल कर रहे हो तो उसको आप ई शॉपिंग बोलोगे। देयर आर वेरियस ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट होगी, मिंत्रा होगी। पेमेंट्स कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और ऑनलाइन, दोनों में वे मेथड हैं आपके पास पेमेंट करने के। वन कैन इवन सेल प्रोडक्ट्स ऑन वेबसाइट लाइक eBay एंड OLX। एडवांटेज क्या रहेंगे, ऑनलाइन स्टोर्स आर अवेलेबल 24/7, ठीक है, कन्वीनियंट टाइम है, लोकेशन है, कहीं से भी खरीद लो। कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, ऑनलाइन स्टोर्स ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड हेंस द कस्टमर कैन कंपेयर द प्राइस। प्राइसेस का कंपैरिजन हो सकता है इजीली हर साइट से। रिव्यूज़, प्रीवियस रिव्यूज़ ऑफ कस्टमर्स हेल्प द फ्यूचर कस्टमर्स टू जज एंड बाय। प्रीवियस रिव्यूज़ जो है कस्टमर्स के, वो हमेशा उनको वो करते हैं कि वो फ्यूचर कस्टमर्स जो है कुछ बाय करें। ईजी रिटर्न, देयर इज़ ऑल्सो द फैसिलिटी ऑफ ईजी रिटर्न विदाउट क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, बिना क्वेश्चन पूछे ही रिटर्न हो सकता है, रिटर्न पॉलिसी होती है कईयों की। डिसएडवांटेज क्या है, शिपिंग चार्जेस लगते हैं, तो कई बार अगर आपको डिस्काउंट दिया है तो शिपिंग चार्जेस से वो अमाउंट पूरा बढ़ जाता है। अगला है आपका फ्रॉड, ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड कैन हैपन। डिले इन सर्विस, प्रोडक्ट जो है टाइम पर ना आए, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे। लैक ऑफ टच एंड फील, बिना टच किए ही आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ई रिजर्वेशन। इट इज़ द फैसिलिटी ऑफर्ड ऑन द इंटरनेट फॉर रियल टाइम रिजर्वेशन एंड ऑनलाइन इंक्वायरी अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर टिकट, ट्रेन टिकट। मतलब क्या है कि तुम्हारे पास एक फैसिलिटी आ गई है कि तुम रिजर्वेशन देख सकते हो, करा सकते हो और इंक्वायरी कर सकते हो कि भाई कोई एयर की टिकट है, ट्रेन की टिकट है, होटल वगैरह की। इफ़ देर इज़ नो अवेलेबिलिटी वन कैन ट्राई फॉर अदर ऑप्शन, या फिर किसी और डेट की। कन्फर्मेशन ऑफ बुकिंग जो है वो भी आपको मिलती है। कस्टमर मेक्स द पेमेंट यूजिंग ऑप्शन लाइक पेमेंट ऐप्स, नेट बैंकिंग या कार्ड्स। क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो आर सम ऑफ ई रिजर्वेशन वेबसाइट। सो ये कुछ ई रिजर्वेशन की आपकी वेबसाइट्स हैं। फिर आता है इसका एडवांटेज, पहला है 24/7, एनी रिजर्वेशन बी ट्रेन और होटल, बस, टैक्सी, इट कैन बी डन फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, किसी भी टाइम पे हो सकता है। कंपैरिजन ऑफ टिकट प्राइसेस, वन कैन कंपेयर द टिकट प्राइस ऑफर्ड बाय वेरियस साइट्स। देयर आर साइट्स दैट मेक रिजर्वेशन फॉर द ट्रिप राइट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू होटल बुकिंग एंड रेस्टोरेंट्स। तो साइट्स हैं जो रिजर्वेशन जो है उनको सही करा देती हैं। अगला आता है डिसएडवांटेज, सिंस द पेमेंट आर मेड ऑनलाइन इन एडवांस, सम साइट्स डू नॉट मेक फुल रिफंड इन केस ऑफ कैंसिलेशन। अगर आप कैंसिल करते हो तो हो सकता है आपको पूरे पैसे ना मिले। इन केस ऑफ एनी हेल्पर क्वेरी वन हैज़ टू डिपेंड ऑन द कस्टमर केयर सर्विस विच जनरली इज नॉट वेरी सेटिस्फाइंग एंड सम टाइम पेमेंट फ्रॉड में टेक प्लेस। नेक्स्ट आता है आपका ई गवर्नेंस। इट इज़ an application of ICT used by the government agencies and departments to communicate with the citizens। ये क्या है, ये एप्लीकेशन है ICT की जो गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं ताकि वो सिटीजन्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। ई गवर्नेंस हेल्प्स इन डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इम्प्रूविंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये किस चीज़ में हेल्प कर रही हैं आपको, क्या फंक्शनैलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वो ठीक करें। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है ऑफर ऑनलाइन फैसिलिटीज़ लाइक द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एप्लीकेशन फॉर पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट। बहुत सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन की, एप्लीकेशन फॉर पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा।
देखो जो भी काम गवर्नमेंट कर रहा है ना वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेथ बर्थ, ये सब अब आपका ऑनलाइन बन सकता है ना। इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स भी आप ई गवर्नेंस यानी ऑनलाइन भर सकते हो। नेट सेट टेट एग्जाम्स जो हैं आपके कंपटीशन के वो सारे भी ऑनलाइन ही होते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या रही, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी आपकी डिक्रीज कर गई क्योंकि सारा काम तो ऑनलाइन हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी हो गई वर्क में क्योंकि पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाता है, गवर्नमेंट से पॉलिसीज़ पता चलती है कि कैसे काम होना है। तो ट्रांसपेरेंसी जब आएगी तो लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होगा पहले ही, ये नहीं है कि हम कर देंगे वाला सिस्टम। विद ट्रांसपेरेंसी कम्स अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन्स कैन ऑल्सो क्वेश्चन द गवर्नमेंट इफ दे फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी इन वर्किंग। तो अब वो गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि कोई काम ठीक नहीं हो रहा। डिसएडवांटेज क्या है, कंप्यूटर इलिटरेट सिटीजन फाइंड इट डिफिकल्ट टू अवेल द सर्विसेज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में जो भी आपकी सर्विसेज में जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको जो इलिटरेट पीपल हैं उनको नहीं समझ में आएगा हाउ टू यूज़। ई गवर्नेंस में लीड टू प्राइवेसी इश्यूज, ऑब्वियस थिंग है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। एंड देयर इज ऑल्सो एडेड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका सोशल नेटवर्किंग, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट फॉर इंटरैक्शन वेयर इंडिविजुअल्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ कॉमन इंटरेस्ट। वो क्या बोल रहे हैं कि इसमें आप सोशल मीडिया, ये तो आप आराम से लिख सकते हो, तो ये आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हो जहाँ पे आप लोगों से बात कर सकते हो जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है। बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। इट इज़ अ वे ऑफ लेटिंग अदर्स नो व्हाट वन इज डूइंग एंड ऑल्सो टू नो व्हाट द अदर्स आर डूइंग। ये एक तरीका है जिससे पता चलता है कि कोई कर क्या रहा है और दूसरे क्या कर रहे हैं। अ यूजर ऑन अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कैन क्रिएट हिज और हर प्रोफाइल मेंशनिंग हिज और हर डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोटोज। तो आपको पता ही है जब आप प्रोफाइल बनाते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, यूज़र जो है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है दूसरों को और वो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी, सो सर्चिंग फॉर एन इंडिविजुअल जो है बहुत फास्ट हो चुका है, किसी को ढूंढ रहे हैं तो ईजिली ढूंढ सकते हैं। एडवर्टाइजिंग टूल भी है ये, आप इसमें बहुत सारे कस्टमर्स जो है अपना एडवर्टाइजिंग करते ही हैं प्रोडक्ट्स का आजकल। एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड इंस्टेंटेनियसली, इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, एन इनोसेंट कॉमेंट may sometimes be misunderstood by people on social media। आपका जो कमेंट है कई बार मिसअंडरस्टूड हो सकता है। शेयरिंग टू मच ऑफ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन प्रूव हार्मफुल, इट इज़ लाइक इन्वाइटिंग अदर्स टू इन्वेड योर प्रिवेसी। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद दे रहे हो तो लोगों को हो सकता है उसका मिसयूज़ कर ले। साइबर स्टॉकिंग एंड साइबर बुलिंग आर वेरी कॉमन साइबर क्राइम्स ऑन सोशल मीडिया। तो कई बार आपके साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। एंड सम टाइम वन में एंड अप स्पेंडिंग मच मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया than one should, thus losing precious time, ignoring several other tasks which would have require more priority। तो जिन टास्क को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं आप उनको इग्नोर करके ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ई ग्रुप्स। एन ई ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप एक कम्युनिटी है ऑन मैनी सोशल networking sites. It allows the users to create, post, read and comment on a topic being discussed। इसमें आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट, रीड कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे। Being a member of a particular e-group puts one on the mailing list of that group. It ensures that one receives timely information regarding events, meeting related to that group। तो उस ग्रुप से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके पास आती रहेगी। Interaction with other group members is also possible and this helps one to remain in the loop and be aware of what is happening in the group। एडवांटेजेस क्या है, मैसेज कैन बी शेयर्ड विद अ नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। ई ग्रुप जो है वो इंटरनेट पे 24/7 है। वन कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स एंड शेयर हिज और हर ओन एक्सपीरियंसेस एज वेल। डिसएडवांटेज क्या है, पीपल हु आर नॉट गुड एट टाइपिंग फाइंड कम्युनिकेशन वेरी इनकन्वीनियंट। टाइपिंग स्पीड स्लो है तो जितने में आप टाइप करेंगे हो सकता है उतने में कुछ और बात स्टार्ट हो जाए। इन टेक्सचुअल एक्सचेंज एज देयर इज नो फिजिकल clue of other person, sometimes their viewpoint are interpreted। ठीक है, इंटरप्रिटेशन हो सकती है अगर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो सकती है जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं टेक्स्ट फॉर्म में। ठीक है, अब हम आते हैं ईमेल पे। ईमेल जो है वो इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। द ईमेल सर्विस ऑफ द इंटरनेट अलाउज सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स ऑन द इंटरनेट। ईमेल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल सर्विस जो है इंटरनेट की ये आपको अलाउ करती है कि आप सेंड करोगे और रिसीव करोगे मेल बिटवीन द कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स ऑन द
इंटरनेट। आप दो कंप्यूटर्स के बीच में अपनी जो मेल्स हैं वो सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। फॉर सेंडिंग एन ईमेल वी नीड टू हैव एन ईमेल अकाउंट एंड द रिसीवर ईमेल एड्रेस। दोनों चीज़ें चाहिए, मेरा एक अकाउंट होना चाहिए और उसका एड्रेस मेरे पास होना चाहिए। कुछ ईमेल के प्रोवाइडर्स कौन कौन है? गूगल, याहू, बिंग, हॉटमेल, आउटलुक, रेडिफ। एडवांटेज क्या है? द कॉस्ट टू सेंड एन ईमेल इज़ नेग्लिजिबल। ईमेल जब आप सेंड कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट कुछ नहीं लगती। टाइम टेकन टू सेंड एन ईमेल इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है, टाइम जो लग रहा है किसी ईमेल को सेंड करने का वो भी नेग्लिजिबल है। एन ईमेल कैन रीच इवन द नॉन एसेसिबल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू सेकेंड्स। बहुत जल्दी से आपका मेल पहुंच जाता है। ईमेल सेंड एंड रिसीव्ड कैन बी स्टोर्ड ऑन अ मेमोरी डिवाइस फॉर एवर। ईमेल में जो भी चीज़ आप स्टोर करते हैं वो वहीं रहता है। एंड ईमेल कैन बी सेंड टू एज मैनी पीपल एज वी वांट। वो एक मैसेज कितने भी लोगों को जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? रिसीवर शुड हैव एक्सेस टू कंप्यूटर और स्मार्टफोन, ये होना चाहिए। इंटरनेट फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल एट बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर एंड। इंटरनेट होना चाहिए। वी माइट रिसीव अ लॉट ऑफ जंक मेल कॉल्ड स्पैम। हो सकता है आपको स्पैम मिले। तो फ्रीक्वेंटली, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑप्शंस जो आते हैं ईमेल के वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या एक लेटर बॉक्स की तरह होता है, जितनी भी मेल्स आएंगी वो इनबॉक्स में ही आएंगी। रिसेंटली रिसीव्ड मेल्स दिखा देगा, आपको इस पर क्लिक करना है, यू विल बी एबल टू सी द न्यू मेल्स और जो उनसे आपको रीड करनी है यू कैन रीड। सेंट में क्या है? इट कंटेन्स ऑल द ईमेल्स सेंट बाय यू, जो भी आप भेज रहे हैं वो इसमें होंगी। कंपोज, दिस ऑप्शन हेल्प्स इन कंपोजिंग एन ईमेल विच मीन्स राइटिंग एन ईमेल एंड देन सेंडिंग इट। कंपोज का मतलब क्या है? बनाना। ठीक है, तो आप इसमें एक्चुअल में अपनी मेल बनाते हैं। जब आप कंपोज पे क्लिक करते हैं तो न्यू मैसेज बॉक्स अपीयर होता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है टू रेसिपिएंट। ठीक है, तो जो रिसीवर का ईमेल है वो आपने इसमें डालना है। आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कॉमा से सेपरेट करके जितने एड्रेसेस लिखेंगे उन सबको मेल पहुंच जाएगी। देन इज योर CC जो है इट स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। ऑल द एड्रेसेस दैट यू एंटर हेयर विल रिसीव अ कॉपी ऑफ द ईमेल। ईच रिसीवर विल ऑल्सो गेट टू नो टू होम एल्स द सेम ईमेल हैज़ बीन सेंट। अगर तुम कोई एड्रेस CC में डाल देते हो तो उससे होता क्या है कि वो जो मेल होती है आपके पास भी जाएगी और जो अदर पर्सन है आपके साथ जिसका एड्रेस CC में गया हुआ है उसके पास भी जाएगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये मेल उसके पास गई है, उसको भी पता चल जाएगा आपके पास गई है। कार्बन कॉपी का मतलब ये है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है कि जो पर्सन जिसको ईमेल मिल रही है, मान लो सेम ऊपर वाला ही सिनारियो है कि मैंने एक मेल 10 लोगों को भेजा, अगर आपने BCC वाले सेक्शन में वो सारे ईमेल एड्रेस लिखे हैं, इन दैट केस किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो मेल्स आप सबको सेंड की गई हैं। आपको लगेगा मुझे करी है, उसको लगेगा उसे करी है, उसको नहीं दिखेंगे, बाकियों के एड्रेसेस नहीं दिखेंगे। तो इसको आप क्या कहते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है इट शुड बी प्रिसाइज एंड इंडिकेट अबाउट द कंटेंट ऑफ मेल। ये तो यही होता है कि आप क्यों लिख रहे हो मेल, रीज़न। बॉडी क्या होता है? एक्चुअल मैसेज होता है। अटैचमेंट, वी कैन सेंड सम फाइल अलॉन्ग विद ईमेल, फॉर दिस अटैचमेंट ऑप्शन इज यूज्ड। अगर तुम कुछ मेल जो है वो अपनी सेंड करते हो तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हो? अटैचमेंट का ऑप्शन। कोई भी फाइल, कोई भी वीडियो जो तुमको अटैच करनी है वो कर सकते हो। ट्रैश कैन, टू डिलीट या डिस्कार्ड एन ईमेल वन शुड क्लिक ऑन ट्रैश कैन आइकन। अगर तुमको अपनी ईमेल को डिलीट करना है तो तुम इसमें कर दो, वो ट्रैश में चली जाएगी। सेंड बटन, जब आपने मेल कंपोज कर ली है प्रॉपरली और अब आपको लग रहा है कि मैं उसको सेंड कर सकती हूँ तो सेंड पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा? मैसेज जो है वो रिसीवर के पास चला जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था एंड इससे आपका जो नेटवर्किंग यूनिट है 10th क्लास का वो कंप्लीट होता है। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू।